नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्पण और मैं हूं मयंक सिंह। किसान भाइयों, आपने अक्सर कर देखा होगा कि आप ही के भाई जो उत्पादन करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बाज़ार में बहुत ही तेज़ी से बिक्री होता है और आप ही के भाइयों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। उसका एकमात्र कारण है वाटिका प्रबंधन, जिसके बारे में आप सभी को ज्ञान नहीं मिल पाता है। इसी बात का ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका पटेल जी मौजूद हैं। स्वागत है मैम आपका। आज हम जानेंगे कि वाटिका प्रबंधन किसानी में कितना ज़्यादा महत्व रखता है और किस प्रकार इसको करना चाहिए। तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वाटिका प्रबंधन का अर्थ क्या है। वाटिका प्रबंधन का अर्थ ये है कि किस तरह से हम उसका लॉन्ग टर्म के बेसिस पे एस्टेब्लिशमेंट करेंगे और उसको स्थापित करेंगे जो बागवान को। ऑर्चर्ड मैनेजमेंट जिसको आप बोल रहे हैं कि वाटिका प्रबंधन बाग प्रबंधन है, उसमें किस टाइप का मतलब कैसे उसका एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, उसको स्थापित करेंगे बाग को, किस प्रकार उसका प्लांटिंग पौधारोपण करेंगे, उसका पद्धति कौन से जगह पे करेंगे, वहाँ पे सिंचाई का क्या व्यवस्था होगा, वहाँ पे वो चक्रवात ग्रस्त एरिया है या फिर उसमें तूफान ग्रस्त एरिया है, ये सब का ध्यान रखना होगा। वहाँ पे श्रम का कितना है, ये सब ध्यान रख के जो टोटल प्रोसेस है वो उसको और आउटपुट और इनपुट जो है आय व्यय है उसका तुलना के हिसाब से उसको जो मैनेजमेंट किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा, वही है वाटिका प्रबंधन। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा कि दीर्घकाल में ये जो वाटिका प्रबंधन है इसका आयोजन कैसा होना चाहिए। दीर्घकाल के लिए कहीं पे अगर हम एक बाग एस्टेब्लिशमेंट स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले वहाँ का जो है पानी का जो है वहाँ पे सिंचाई का क्या प्रबंधन है, पास में कोई मतलब वाटर सोर्स है कि नहीं, वो सब ध्यान में रखना है। उसके बाद हम कौन सा क्रॉप लगा रहे हैं, जैसे कि एप्पल लगा रहे हैं तो वहाँ का मौसम जो है थोड़ा ठंड वाला मौसम होना चाहिए। और जो आम लगा रहे हैं, अमरूद लगा रहे हैं या एसिड लाइम जो नींबू जातीय फल है वो लगा रहे हैं तो वहाँ का जो है वहाँ पे थोड़ा गर्मी रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे जो है जो सॉइल का कंडीशन है, जो मिट्टी का जो है वहाँ पे मिट्टी का क्षार अंश है या फिर वहाँ पे एसिडिक है, अम्ल अंश है, उर्वरता कैसा है, ये सब ध्यान में रखना है। उसके बाद वहाँ पे जो मार्केटिंग का सुविधा है वो भी पास में कितना दूर में मार्केटिंग का सुविधा है वो भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब गांव में है तो उसके पास में कौन सा सिटी में करना है। जैसे कि अगर हम चाईबासा में कर रहे हैं तो वहाँ पे पास में जमशेदपुर जो एरिया है वहाँ पे मार्केटिंग हो सकता है। यहाँ पे अगर कहीं पे यहाँ पतरातू में कर रहे हैं तो रांची में उसका व्यवस्था हो सकती है। और दूसरा ये है कि कौन से जगह में इजीली बहुत बड़ा जगह एक पैच एरिया इजीली अवेलेबल हो रहा है। जैसे कि इसको अगर छोटा पैच जैसे कि धान का खेती हो गया, ये सब जैसे छोटा एरिया में करते हैं वो करने से इतना लाभदायी नहीं है, क्योंकि फलों का जो बगीचा है उसके लिए जो पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है जो उसका ज़्यादा डिस्टेंस रहता है। जैसे कि मैंगो का पौधे पे हो गया 10 मीटर से 10 मीटर डिस्टेंस, तो अगर छोटे छोटे में करेंगे तो उसका उतना लाभ नहीं है। तो उसमें बड़े एरिया में कम पैसे में कहाँ पे मिल रहा है उस एरिया में उसको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए उसी एरिया में चयन करके। और दूसरा और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे श्रमिक मजदूर का कितना अवेलेबिलिटी है वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि इतना एरिया में हम कर रहे हैं खेती तो मजदूर का अगर रेट ज़्यादा है तो हर दिन का हर कुछ करने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा व्यय होगा, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैम, अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो वाटिका प्रबंधन है उसकी विधि क्या है। वाटिका प्रबंधन के विधि तो इसमें फर्स्ट जो है स्टार्टिंग में वो एरिया में जहाँ पे जो बाग बैठाना है वहाँ पे एक घर जहाँ पे स्टोरेज रहेगा, मतलब भंडारण रहेगा, जहाँ पे कीटनाशक द्रव्य या वहाँ पे फर्टिलाइज़र जो यूज करें सार वगैरह वो सब का रहेगा, या फिर जो फार्म प्रोड्यूस उत्पादन हो गया वो सब रहने के लिए हो गया, तो उसके लिए घर रहना चाहिए। और वहाँ पे एक वॉच शेड
शेल्टर, जो वहाँ पे निगरानी करेगा, उसके लिए रहने के लिए जगह। और हो सकता है आपका अगर घर, आपको बाग प्रेमी है तो वहाँ पे घर का व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो वो बीच में होना चाहिए, और मतलब जो बाग का बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो छोटा छोटा पौधा है, मतलब जो कम हाइट का पौधा है वो पहले रहेगा, उसके बाद जो बड़ा बड़ा पौधा है वो बाद में रहेगा। तो इसका कारण क्या है मैम, पहले जो छोटा पौधा फिर बाद में बड़ा हाँ, पौधा? इसमें ये होता है कि वहाँ पे सूरज का रश्मि जो है वो जो सबको अच्छे से मिले, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे उसका खाद्य तैयारी, मतलब जो भी बनाने के लिए सूर्य का रश्मि और उसमें जो एयर सर्कुलेशन सब कुछ सही रहेगा। फिर ऊपर जाके नेक्स्ट उसमें जो है कवक जाती है, ये सब का मतलब अटैक भी कम रहेगा, तो इसीलिए है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है जो सिंचाई का जो व्यवस्था, अगर कुआं खोद रहे हैं तो 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर ज़मीन में एक कुआं ज़रूर रहना चाहिए। अगर 10 हेक्टेयर है तो उसी के हिसाब से 2 कुआं रहेगा। तो ये है। उसके बाद कुछ कुछ क्रॉप में नर और मादा का रेशियो भी रखना पड़ता है, जैसे कि पपाया हो गया जी। तो पपाया का खेती में नर और मादा का रेशियो तो वो प्रॉपर रहना चाहिए, नहीं तो फल नहीं आएगा। उसके बाद पराग संगम का जो स्पेसीज होता है, कोई कोई क्रॉप में चाहिए तो फसल में चाहिए, तो वो सब का स्पेसीज जो है, मतलब किस्म जो है उसको भी ठीक से रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। और जो है कलमी का जो प्लांट्स रख रहे हैं, तो सपोज हम बैंगन पल्ली वैरायटी है कोई आम का, तो उसका एक खंड में उसको रखें, तो और एक लेंगड़ा का जो वैरायटी है उसको और एक खंड में रहे, तो उसका जो हार्वेस्टिंग है, मतलब जो उत्पाद का प्रोड्यूस टाइम है, तो एक टाइम में वो आएगा। और भी है कि एक फसल मैंगो के साथ गुआवा या जो भी है ऐसे मिला के नहीं रखना है। हाँ, इंटरक्रॉपिंग या अंतर जो सस्यन कर रहे हैं तो फिर उसका बात अलग है, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब करके हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम ये जो आपने बताया कि बहुत सरल तरीके से आपने हमारे किसान भाइयों को समझाया कि जो वाटिका प्रबंधन है उसकी विधि क्या है। मैम कितना व्यय आएगा हमारे किसान भाइयों को, एक नापा तुला एक कितना व्यय आ सकता है, आप वो बताइए हमारे किसान भाइयों को। यहाँ पे जैसे कि क्रॉप, मतलब शस्य के अलग अलग शस्य के हिसाब से जो आय व्यय जो है वो ऊपर नीचे रहेगा। जैसे कि जो हम लोगों का केला की खेती के लिए जो कि कम ही होता है, बट स्टिल केला का खेती के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए G9 का जो टिश्यू कल्चर वैरायटी है उसके लिए ज़्यादा हमको मतलब चाहिए, जो व्यय करना पड़ेगा उसके प्लांट मटेरियल के लिए। और उसके बाद उसको ज़्यादा पानी चाहिए केला को। उसके बाद उसमें श्रम की भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारा का इंटरकल्चरल जो ऑपरेशन होता है, उसका जो छोटा छोटा पौधा निकल जाएगा उसको निकालना है, फिर जल्दी जल्दी पानी देते हैं तो उसमें ज़्यादा जल्दी जल्दी घास भी उगता है, तो वो सब के लिए जो है। लेकिन वही चीज़ है कि उसमें अगर बेर का खेती करते हैं तो बेर तो ऐसे भी ड्रॉट एरिया में होता है, शुष्क ज़मीन में होता है, तो उसके लिए इतना मतलब चाहिए नहीं कि इतना जो है श्रम का आवश्यकता नहीं है, वो आराम से होगा। तो ये सब के हिसाब से आपका जो कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके हिसाब से आप क्रॉप को चुन लेना चाहिए। मैम ये जो वाटिका प्रबंधन है, क्या ये सिर्फ उच्च स्तर जो किसान हैं जो अच्छे लेवल पे किसानी कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक मतलब क्या बोलते हैं, टैबू है, जिसको मिथ बोल सकते हैं। लेकिन जो वाटिका प्रबंधन में हम क्यों पारंपरिक खेती में जो करते हैं वही सब करें, क्यों नहीं हम लोकल जो फल होता है उसको ना करें। तो जो माइनर फ्रूट्स है, लघु जो फल है, जैसे कि कटहल हो गया, बेर हो गया, या और जो यहाँ का जो लोकल एरिया में जो फल उग रहा है वही सब का अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे उतना मतलब उसमें व्यय करने का ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। और वहाँ पे हम अगर मतलब इंटरक्रॉपिंग जो करते हैं, जो वहाँ पे अगर बीच में कोई दूसरा क्रॉप लगाते हैं जो बागवान का, तो और ज़्यादा आय मिल सकता है। जैसे कि कहीं पे अगर हल्दी का हो रहा है तो हल्दी का खेती कर रहे हैं, फिर उसके बाद जिंजर अदरक का खेती कर रहे हैं,
या कहीं जहाँ पे कम आगे जो है घृत कुमारी जिसको बोलते हैं उसका खेती कर रहे हैं तो उसका बीच में और चढ़ के, तो ये सब मतलब कम एरिया में कम आय, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कम व्यय में ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो इसमें और एक है कि हाँ, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके भी करना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके भी पॉली हाउस कर सकते हैं, जहाँ पे जो सीजन में जो नहीं उगाया जाता है फसल वो भी कर सकते हैं। जो अगर हम कोई ग्राफ्टेड कलमी वाला पौधा हो गया जो उस टाइम में सीजन में जो नहीं हो पाएगा, वो सब अगर हम कर रहे हैं ऑफ सीजन जिसको बोलते हैं, तो उसको कर रहे हैं तो पॉली हाउस कर रहे हैं, या ड्रिप इरिगेशन जो बूंदा सिंचाई व्यवस्था कर रहे हैं, या और कोई हायर लेवल का अगर कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा मतलब व्यय का ज़रूरत होगा, इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल ऑर्चर्ड मैनेजमेंट मतलब जो बाग प्रबंधन में ऐसा नहीं है कि उसको छोटे फार्मर नहीं कर सकते, मिडिल लेवल फार्मर कर सकते हैं, जो बड़े फार्मर्स कर सकते हैं। और छोटे लेवल का फार्मर्स जो हैं वो एक गोष्ठी के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि गांव में कोई मतलब हम 4-5 लोग मिल गए कि हम साथ में एक मतलब अमरूद का बगीचा करें, तो वो लोग आसपास में जो खेती है उसको गोष्ठी के हिसाब से चला के वो लोग कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैम जैसे कुछ समय पहले आप बता रही थी कि आम की खेती को, जो आम का पौधा लगाएंगे उसको अमरूद के साथ मिलाना नहीं है, तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने वाटिका प्रबंधन की तो विधि बता दी, लेकिन अब जो रोपण की जो विधि है वो क्या होनी चाहिए? हाँ, रोपण का अलग अलग विधि है। जैसे षटकोणीय पद्धति में उसका रोपण कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल चतुर्कोणीय विधि का जो मतलब रोपण विधि है उससे 15% ज़्यादा रोपण कर सकते हैं। उसमें उसी एरिया में उतने से ज़्यादा पौधा आ जाएगा। दूसरा एक है तिरछकोणीय पद्धति। तिरछकोणीय पद्धति में षटकोणीय पद्धति जैसे ही है, लेकिन उसके बीच में मिडिल में और एक पौधा का रोपण किया जाएगा, जिसका हाइट नॉर्मली कम रहता है और उसको बाद में निकाला जाता है। उसके बाद और एक त्रिकोणीय विधि है। त्रिकोणीय विधि जो है उसमें तीन कोणीय 3 कोना में एक प्लांट्स करके उसका रोपण कर सकते हैं। और है कंटूर मेथड। कंटूर मेथड में जो है वो हिली एरिया, जो झारखंड जैसे हिली एरिया में कर सकते हैं। तो कंटूर मेथड में जो स्टेप्स है, छोटे छोटे सीढ़ी बना के वहाँ पे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो पानी का फ्लो होता है वो स्लो होता है और जो भूमि का क्षरण होता है वो घट जाता है। तो मैम ये जो आप रोपण की विधि बताएं, अलग अलग तरीका, अलग अलग पद्धति बताएं, तो झारखंड में क्या संभावनाएं हैं कि किन किन फसलों की या फलों की या फूलों की एक साथ में, वो जो रोपण की आप बात कर रही हैं कि 3-4 चीज़ों को एक साथ लगा सकते हैं, तो क्या क्या चीज़ें एक साथ लगाई जा सकती हैं? जैसे कि सस्यन की विधि हो गया, तो सस्यन की विधि में जैसे कि बहुस्तरीय पद्धति विधि का मल्टी टायर क्रॉपिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो वो है। तो उसमें सपोज हम कोई आम का बगीचा में लगा रहे हैं तो उसके चारों तरफ हम कोई जो नॉर्मल लता का पौधा होता है वो लगा सकते हैं। ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च, उसका पौधा लगा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो गैप है 10 मीटर इंटू 10 मीटर नॉर्मली जो डिस्टेंस रहता है, तो उसमें बीच में जो जगह है वहाँ पे पाइनएप्पल कर सकते हैं, या फिर कोई अदरक, जिंजर, ये सब की खेती कर सकते हैं। या फिर सीजनल जो वेजिटेबल्स है उसका कर सकते हैं, टमाटर, बैंगन जो भी है, तो ये सब कर सकते हैं। वैसे ही नींबू का खेती है तो नींबू का खेती के बीच में भी ऐसे अपना वेजिटेबल्स का पौधा लगा सकते हैं। इस टाइप का करके ज़्यादा कर सकते हैं। मैम किन किन सस्यन पद्धति का ध्यान रखना इसमें आवश्यक है? यहाँ पे सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, एक ही तरह का प्लांट लगाने से बजाय अगर हम बाग प्रबंधन में अलग अलग सस्यन पद्धति यूज करते हैं, जैसे कि हो गया मिक्स्ड क्रॉपिंग, जहाँ पे मिश्र सस्यन पद्धति, उसके बाद जो है इंटर क्रॉपिंग सस्यन पद्धति, अंतर सस्यन पद्धति, उसके बाद हो गया बहुस्तरीय सस्यन पद्धति जिसको मल्टी ट्रैक क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। ये सब कर सकते हैं। तो मिश्र खेती में 2 क्रॉप को मिक्स करके मिला के वो कर सकते हैं। और इंटर क्रॉपिंग में ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, जैसे कि आम का बागान में वो सब सीजनल जो वेजिटेबल्स वगैरह हो गया वो सब का खेती हो गया।
तो बहुस्तरीय में भी ऑलरेडी मैं ब्लैक पेपर वाला जो काली मिर्च वाला बोली थी वो वाला हो गया। तो ये सब करके हम कर सकते हैं। तो मैम ये जो वाटिका प्रबंधन है, इससे कितनी आय अर्जित कर सकते हैं किसान? कितना ज़्यादा मुनाफा की तरफ बढ़ेंगे? हाँ, अगर हम इसका करते हैं तो इसमें ज़्यादातर डिफरेंट, अगर हम लोगों को इसमें लोन मिल रहा है जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन या फिर कोई एमएसएमई के या फिर और कोई जो है उद्यान विभाग से मिल रहा है, तो उसमें तो 50% जो है वो छूट रहती है हम लोगों का वुमेन फार्मर के लिए, महिला फार्मर के लिए, और 40% जो रहता है पुरुष फार्मर के लिए मतलब रहता है। तो और हम लोग का जो कृषि उत्पाद है उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, जो आयकर जो है वो नहीं लगता है। तो इसके हिसाब से हम बोला जाए तो कृषि का जो है उसमें अगर जो मैं ऑलरेडी बोली हूँ कि कौन से जगह में श्रम मजदूर का अवेलेबिलिटी कम है, उसके बाद जगह का कहाँ पे अवेलेबिलिटी और जगह का जो है कॉस्ट जो कम है, वो सब जगह पे अगर कर सकते हैं तो इसका आय काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मैम झारखंड में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वाटिका प्रबंधन अगर किया जाए तो हमारे किसान भाइयों को काफ़ी फ़ायदा होगा? झारखंड में तो सब जगह में हो सकता है जहाँ पे यहाँ का क्लाइमेट ही इतना अच्छा है कि यहाँ पे जैसे कि छोटनागपुर तो पूरा एरिया ही मतलब जंगल और ये से भरा हुआ है। तो यहाँ पे जितने जगह पे मतलब फार्मिंग लैंड है वहाँ पे गोष्ठी के तरह से यहाँ पे छोटा छोटा लैंड है उसको मिला के गोष्ठी के तहत कर सकते हैं। इसमें नाबार्ड का भी जो कृषि लोन है वो भी बहुत दिया जाता है कि हाँ एनजीओ या एफपीओ या फिर महिला फार्मर्स को मिशन शक्ति वगैरह जो योजना है उसी के तहत। तो ये सब करके मतलब झारखंड में हर जगह पे हो सकता है। तो अभी तक हमने ये चीज़ जान लिया कि वाटिका प्रबंधन क्या है, उसकी विधि क्या है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं जानना चाहूँगा मैम कि इन सब के बाद जो हमारे फसल होते हैं या हमारे पौधे हैं, तो क्या उनकी जो क्वालिटी है वो कुछ अलग रहती है, कुछ अच्छी रहती है, कुछ खास? हाँ, अगर ठीक टाइम में अगर सब कुछ उसको पानी ठीक मिल रहा है, उसका स्पेसिंग, उसका जो पौधे का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया गया, उसका जैसे कि मैं बोली कि छोटे पौधे आगे रखना है, बड़े पौधे पीछे रखना है, तो ये सब जो है सब कुछ अगर किया गया तो और ठीक टाइम में उसमें फर्टिलाइज़र जो है सार वगैरह का प्रयोग किया गया, कीटनाशक का प्रयोग किया गया जब कीट लग रहे हैं, और फिर कवकनाशक, ये सब का ठीक टाइम में सब कुछ किया गया, और ठीक टाइम में बूंदा सिंचाई प्रणाली से अगर किया जा रहा है तो उसी का प्रयोग किया गया, और मार्केट का भी ध्यान रखा गया कि हाँ इस टाइम में ये फल का ज़्यादा मतलब आ रहा है तो हम लोग उसको 30 दिन पहले आ गया हम लोगों का फ्रूटिंग, या फिर इस टाइप का अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ज़रूर इसका मतलब अच्छा ही होगा। मैम आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप हमारे जो किसान भाई हैं उनको कुछ अपने तरफ से सुझाव देना चाहेंगे किसानी को लेकर के? हाँ, मैं यहाँ पे सुझाव ये देना चाहूँगी कि नॉर्मली लोग खुद के मन से ही मतलब हाँ आम का पौधा लगा रहे हैं, उसको कहीं को लगा दिया 2 मीटर डिस्टेंस में, कहीं पे लगा दिया 5 मीटर, ऐसे बहुत होता है। तो मतलब कृपया अपने सलाह लीजिए अपने उद्यान मित्र के थ्रू या फिर अपना उद्यान अधिकारी जो हैं उनके थोड़ा मतलब सलाह लीजिए, क्योंकि ये कोई सीजनल प्लांट नहीं है कि हाँ इस सीज़न में हो गया बोया और 6 महीने बाद निकल गया, क्योंकि ये सब जो है आम, नाशपाती, लीची जो भी बागान है वो 40-50 साल इवन ज़्यादा रहेगा। तो इसी के लिए तो पहले ज़रूर मैं बोलूँगी कि आसपास के जितना गवर्नमेंट का सुविधा है उसको लो मतलब उपलब्ध करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप लाभ उठाएंगे और साथ ही वाटिका प्रबंधन से भी आप लाभ उठाएंगे। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि दर्पण। धन्यवाद।